गुड इवनिंग आप सभी को। जीएस प्लैनेट ऑफिशियल राजस्थान चैनल में आप सभी का वेलकम। मैं राजेंद्र यादव, आपका मैथ्स टीचर, आप सभी जानते हैं। और हमने पिछली कुछ क्लासेस रिकॉर्ड करके और आपके सामने लाइव कुछ सेशंस करे थे, और उसके बाद में हम अलग अलग बैचों में कार्यरत थे, और इस बैच को आज हम वापस शुरू कर रहे हैं दिवाली के बाद, जैसा आपको प्रॉमिस किया गया था। तो आइए शुरू शुरू करते हैं। सब लोग एक बार कमेंट करके आवाज कंफर्म कर दें। थोड़ा सा वॉइस की सेटिंग ठीक करी गई है, उसी लिए थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा लगा है, तो एक बार कंफर्म करें सब लोग। मैं देख लेता हूँ आवाज सबको सही आ रही है क्या, एक बार ये कंफर्म कर दे, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सब लोग शेयर भी करेंगे आज के सेशन को, क्योंकि आपको मैं बहुत ही बेसिक बेसिक बातें एडवांस मैथ की शुरू करने वाला हूँ। ट्राइंगल का चैप्टर लिया है जैसा आपने देखा था सबने, तो उसी को हम शुरू करेंगे। गुड इवनिंग नीर शर्मा, गुड इवनिंग, ऑल क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब सबको आवाज़ सही से मिल रही है ना। और अगर आवाज़ सही से मिल रही है तो फिर हम शुरू कर सकते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए हेडिंग लगाएंगे सब लोग, ट्राइंगल। ट्राइंगल को हिंदी में बोलेंगे हम त्रिभुज। ठीक है, आवाज सबके पास आ रही है अभी? एक बार कंफर्म करेंगे सब लोग। आवाज थोड़ा बोला जा रहा है कि आवाज थोड़ी स्लो है। मीठी मीठी आवाज आ रही है, मतलब क्या जोर से बोलना पड़ेगा है ना? तो ठीक है, जोर से भी बोल लेंगे, एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में ट्राइंगल पढ़ेंगे हम। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, और इसके साथ सीईटी अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो देखो इसका स्पेशल लिखा हुआ है, समतल आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल, ये सिलेबस में ये लाइन है। तो वहां पे हम सारे पॉलीगन्स को लेंगे, यानी सारे बहुभुज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से ट्राइंगल सबसे पहला बहुभुज है जिसको हम पढ़ते हैं। और आज की इस क्लास में आप नोट करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एडवांस मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स को शुरू कैसे किया जाता है, यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ा कैसे जाता है, वो चीजें मैं आज सिखाने वाला हूं। तो देखिए अगर आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है पहले से। चेंज का मतलब जो अभी उन्होंने जो लेवल डिसाइड किया है, और वो लेवल डिसाइड बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स है। इस बात का मतलब ये है कि आपकी 9th 10th की बुक से सबसे ज्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है। 9th 10th मतलब आरबीएससी का जो बोर्ड आपका एग्जाम लेता है, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की बुक। तो मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि जैसा उन्होंने सिलेबस लिखा है तो उन्होंने उन्हीं चैप्टर्स का नाम लिखा है एज इट इज, मतलब जैसे कॉपी पेस्ट हुआ है। तो हम थोड़ा सा प्लानिंग्स को चेंज करेंगे और हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ताकि कोई भी छोटे से छोटा प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। ठीक है, पहली चीज तो ये। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप रुके रहे चैनल पर, अगर मतलब आप ध्यान से समझते रहे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। समस्या का मतलब ये है कि अगर आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल को पढ़ते कैसे ये मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और अगर आप आपस में बातें करते रहे और अगर चैट पे ही लगे रहे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आप चैट बंद कर दो। आवाज का मैंने कंफर्म कर लिया, सबको आवाज आ चुकी है बढ़िया से, और सब लोगों को गुड इवनिंग। और क्या कहते हैं, आज गोवर्धन पूजा भी आपने कर ली होगी, अब फ्री बैठ गए हो और वापस आप एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएंगे आज से। और आज से आपकी कंटिन्यू मैथ्स की क्लास भी शुरू हो जाएगी, और सभी सब्जेक्ट आपके शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो कल फिर एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। सुबह लाइव क्लास होगी, अब पूरी रिकॉर्डेड कोई क्लास नहीं होगी। दिवाली से पहले मैंने सबको प्रॉमिस भी किया था आप सबको। तो अभी एक बार सब लोगों को शेयर करके सबको जोड़ लो। मैं शुरू करता हूं बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ठीक है, तो बेसिक्स का मतलब क्या होता है आज आप जानेंगे, बेसिक्स होता क्या है। ठीक है, किसी भी चैप्टर का बेसिक्स क्या होता है वो मैं यहां डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो देखो 2 मिनट के लिए आप
कमेंट्स मत करो, जब मैं कहूं तब कमेंट्स करना और इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप ये समझे ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे। ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है थ्री साइडेड enclosed figure थ्री साइडेड एनक्लोज्ड फिगर, मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, तीन भुजाओं की बंद आकृति। ठीक है, तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन में एक सवाल छुपा हुआ है, एक बार एसएससी ने पूछा था, मैं अभी पूछने वाला हूं आपसे। ठीक है, कि ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल होता क्या? किसी को लिखना नहीं आता क्या? सुमित आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ लिखना बंद करो और आप एक बार ये बेसिक्स समझिए, और इस बेसिक्स को समझने के बाद आप ये जज करिए कि आपको एडवांस मैथ में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इससे बेहतरीन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी बातें आपको नहीं आती है वो सब कुछ सिखाने वाला हूं। हर एक पॉइंट से एक सवाल पूछा जाता है, और चूंकि अगर सीईटी राजस्थान है तो आपके बेसिक्स से सवाल ज्यादा आने वाले हैं और अच्छे सवाल आएंगे आपके पेपर में, आपसे बनेंगे नहीं। तो एसएससी का पैटर्न नहीं है ये, ना ही ये रेलवे का पैटर्न है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है और इस पैटर्न को बिल्कुल आप संभल कर करना पड़ेगा आपको। आप अगर ये कमेंट में लगे रहे तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। गुड इवनिंग सभी को। बस अब गुड इवनिंग बंद करो और एक बार सब लोगों को जोड़ लो फटाफट, और बस अब शुरू करो। तो मैंने पहली बात आपको समझा दी, त्रिभुज होता है क्या है? थ्री साइडेड एनक्लोज्ड फिगर को क्या कहते हैं हम? ट्रायंगल कहते हैं। तीन भुजाओं की बंद आकृति, मतलब तीन भुजाओं से बंद होनी चाहिए। अब ये कब बंद होती है, कब बंद नहीं होती, इस पर भी रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लो मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? देखिए ट्रायंगल बनेगा ऐसे। आपने एक लाइन ऐसे बनाई, क्या हो रहा है, दूसरी लाइन ऐसे बनाई और तीसरी लाइन ऐसे बनाई, और अब आपने कह दिया ये क्या है? ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज है। अब आप देखिए, अगर ये यहां से टच नहीं होती, मान लो अगर मैं इसको ए पॉइंट दे दूं, इसको बी और इसको सी, तो अब आप यहां से समझेंगे कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है। मतलब आप देखिए यहां से खुला नहीं है, यानी अगर आप इस तरीके की कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि यहां पर ये बंद नहीं है। तो इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि तीन भुजाओं से बंद होना बहुत जरूरी है, तभी वो ट्रायंगल है, अदरवाइज तो वो ट्रायंगल है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो अब आप अगली बात समझिए एक बार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इससे क्या सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में। और ये बहुत ही छोटी बात है जो एनसीईआरटी में देखने को मिलती थी, अभी आप इन चीजों को बहुत छोटा समझ के नहीं करते हो। ठीक है, तो मैं आपको यही वाली बातें एक बार समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, एक बार देखिए इसको, एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूं यहां पे, और इसको थोड़ा सा आप समझना एक बार, क्योंकि बिना समझे आप ये कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल। अब समझिए इसको कैसे समझेंगे। देखिए आपके पास तीन एंगल बनेंगे अगर आप बंद कर दोगे तो, और आपके ये जो वर्टेक्स हैं यानी शीर्ष हैं, इनको आप कैपिटल ए, बी और सी, मेरा मतलब कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब चित्र बनाना पड़ गया ना आपको, तो आप नहीं बना पाएंगे अगर ये चीजें, छोटी छोटी बातें आप नहीं समझते हैं तो। ठीक है, ए, बी और सी कैपिटल लिखेंगे, यानी बड़े लेटर्स लिखेंगे, आप बड़े अल्फाबेट में लिखेंगे। और अब सुनना मेरी बात, मैंने एंगल्स को तो बड़े अल्फाबेट में लिखा है, लेकिन ए के सामने मैंने इसको हमेशा स्मॉल ए, बी के सामने वाली जो साइड है इसको स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करूंगा। तो दो बातें आपने ये सीख ली कि मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, तीन भुजाओं की बंद आकृति बनाई। और अगर मान लो, मैंने ये भी आपको क्यों सिखाया, इतना बेसिक्स इसलिए सिखाया क्योंकि कई बार सवाल में ऐसे लिख के आता है कि त्रिभुज ए बी सी में ए, बी और सी
क्रमशः क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मान लो इतना से एक एग्जांपल ले लेना आप, तो ठीक है। तो अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड की लेंथ कितनी है? तो आपको यह पता चलेगा कि त्रिभुज एबीसी जो है वो इनके शीर्ष, यानी आपके ये मान सकते हो कि एंगल्स का नाम है, और ए बी और ये स्मॉल सी जो दिया हुआ है, ए बी स्मॉल ये सी, ये इनकी साइड्स की माप है। तो ए कितना दिया हुआ है यहां से पता चलेगा कि ए आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी बीसी जो लेंथ है ये आपकी 3 सेंटीमीटर है। और अगर आप देख रहे हैं बी वाली साइड, तो बी वाली साइड, बी के सामने ये वाली साइड आपकी कितनी मिलनी है, 4 सेंटीमीटर। और अगर आपने कहा सी कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो सी कहां है, ये वाली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है ना। इंपॉर्टेंट बात ये भी जानना कि कौन सी साइड कितनी उसकी मेजरमेंट होगी, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी, ये पता करने के लिए इस तरीके से अगर थ्योरी लिखी हुई आती है सवाल में, तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कब तो मैं कैपिटल एबीसी डिनोट करता हूं और कब मैं स्मॉल एबीसी डिनोट करता हूं। इतनी बात अगर आपको समझ में आई, नमस्ते सर जी, हाँ जी नमस्ते। तो इतनी आप बात समझ गए हो, तो इतना समझने के बाद आपको आगे बढ़ना है और एक छोटे से सवाल का आंसर करना है मेरा। और वो सवाल ये है कि जैसे मान लो आपके पास दो, मैं मोटी मोटी बातें, एक एक चीज को मैं यहां पे एलेबोरेट करने वाला हूं। ये हमारा हो गया एक त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि ये 3 एनक्लोज्ड फिगर होना चाहिए, मतलब 3 साइडेड एनक्लोज्ड फिगर होना चाहिए, मतलब तीनों भुजाओं की बंद आकृति होनी चाहिए। तो ये बंद कब होती है और कब नहीं होती, इसका भी एक रीजन देखिए। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। अब आपके पास साइड्स मिल गई है और 3 एंगल मिल गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहली बात ये बता देता हूं कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 3 भुजाओं की बंद आकृति, ये बंद तब ही हो पाएगी जब ए प्लस बी, यानी कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए और सी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। यानी ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। आप ये चाहे तो नोट कर सकते हैं, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। एक ये बात समझनी है आपको, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। कोई भी दो का देख लो आप, ए और बी का टोटल सी से बड़ा होगा, बी और सी का टोटल ए से बड़ा होगा, और ए और सी का टोटल हमेशा बी से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी आप अगर वाकई में इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, तो मैं ऐसा मान लू कि ए बराबर 2 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 2 सेंटीमीटर और सी बराबर अगर मैं 4 ले लूं, तो आपको यह पता चलेगा कि ये दोनों का टोटल कितना हुआ, 4, और इसका भी कितना है, 4। तो इसका मतलब ए प्लस बी ये बराबर हो गया सी के। तो अब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप ऐसा लेके देख सकते हैं मेजरमेंट, आप कभी भी ऐसे अगर ये कर लोगे तो या तो बढ़ा जाएगा या फिर ये छोटा रह जाएगा, है ना। या तो ये ऐसा हो सकता है या फिर ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये टच नहीं करेगा, यानी इसको क्लोज नहीं कर सकता किसी भी एंगल पे। आप ये बात समझ लेना कि मैं कभी भी इसको क्लोज या तो क्लोज करूंगा, ये अगर ये 4 है तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा, और अगर ये उससे कम रहा तो ये कम पड़ जाएगा, मतलब 3 साइड बंद नहीं हो पाएंगी पूरी तरीके से। और अगर बंद हो रही है बीच में, अगर आप इसको ट्रायंगल समझ रहे हैं कि ये तो ट्रायंगल हो ही गया, तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाली साइड आपकी अगर 4 सेंटीमीटर है और ये 2 और 2 है, तो फिर ये यहां पर टच नहीं हो पाएगा, फिर ये 2 इधर रह जाएगा, यानी ये खाली रह जाएगा, और जब ये खाली रह गया तो ये ट्रायंगल नहीं हो पाया। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि जब भी कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि आपके पास कभी भी कोई भी दो साइड्स का सम, यानी कोई भी दो साइड्स का टोटल हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। एक बात। पॉइंट नंबर 2, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 यह है कि a माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन सी, और मैं इसको लिख सकता
एक बार चेक कर लो। हाँ एक बार आवाज चेक कर लेते हैं भाई, आप लोग भी कमेंट करके बता दो सब कुछ ठीक आ रहा है क्या। एक बार सब लोग वॉइस वॉइस नीर शर्मा को वॉइस का क्या इशू है देखना एक बार। क्लियर है मुस्कान? अभी ठीक है सबका? एक बार सब लोग कमेंट कर दो। आ गई अब, ठीक है अब आ गई है ना? थोड़ा सा इशू। वेलकम भाई। क्लियर है सर? हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है अब चलूं। हाँ देखो एक बार तो हमने दो बातें सीखी। सबसे पहले कि तीन भुजाओं की बंद आकृति, और वो तीन भुजाएं बंद कब होती हैं? आपने ये पॉइंट देखे एबीसी, और एबीसी के ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। और हमने ये करा कि कोई भी दो साइड्स का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, किसी से भी करके देखा। और कोई भी दो साइड्स का यानी कोई भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से कम होता है। बस ये दो पॉइंट देखने थे। तो आप एक बार मुझे एक सवाल का उत्तर बताएं। एक बार एसएससी ने ये पूछा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की माप है मान लो, से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कितने त्रिभुजों की रचना की जा सकती है, कितने त्रिभुज बनेंगे? बस मैं ऐसे लिख देता हूं और आप एक बार इसका आंसर करेंगे। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करना बताता हूं, ठीक है? एक बार आप भी देखें। मतलब आप ये मत सोचना कि चारों को यूज करना, इनमें से कोई तीन यूज करके आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे हम। देखो अगर मैं सबसे पहले 2, 3 और 4 लूं, तो अगर मैंने इनको लिया तो अब देखो 2 + 3 बराबर क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये कितना हो गया, बड़ा हो गया 4 से, ठीक है? तो एक त्रिभुज बन गया अपना ये वाला, ठीक है? अच्छा मैंने आगे तो चेक ही नहीं करा क्योंकि मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है, यानी आरोही क्रम में लिख रखा है। तो जब पहली बार चेक करूंगा तभी अगले तीन चेक हो जाएंगे। फिर भी अगर आप करना चाहें, अगर मैंने ये तीन साइड ले ली, कौन सी? 2, 3 और 4, तो क्या ट्रायंगल बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। 2 और 3 का टोटल कितना होता है? 5, जो कि 4 से बड़ा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगली बात अगर मैं देखूं यहां से कि अगर आप चाहें 3 + 4, तो ये भी हमेशा 2 से बड़ा ही है। और अगर मैं यहां से एक बात और देखूं कि 2 + 4 ये भी हमेशा 3 से बड़ा है, तो ये देखो तीनों केस में वेरीफाई कर रहा है। हालांकि अगर हम इनको असेंडिंग यानी आरोही क्रम में लिख ले तो पहले वाले रिजल्ट में ही कंफर्म हो जाता है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा इसका आप डिफरेंस भी देखेंगे, अगर आप इसका डिफरेंस भी देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं यहां से कि 2 और 3 का डिफरेंस कितना? 1, जो कि 4 से कम है। और 3 और 4 का भी डिफरेंस कितना? 1, जो कि 2 से कम है। और अगर आप 2 और 4 का डिफरेंस देखेंगे तो 2 जो भी 3 से कम है, यानी ये बात दोनों प्रॉपर्टीज से फिट बैठती है। इसका मतलब बात ये हुआ कि आपकी पहली ट्राइंगल जो बनेगी, मैं ट्राइंगल्स के नाम यहां लिख रहा हूं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर से एक ट्राइंगल बन जाएगी। एक ट्राइंगल इससे बनेगी। दूसरी ट्राइंगल को टेस्ट करते हैं एक बार यहां पर। दूसरी ट्राइंगल को टेस्ट कर लेते हैं। दूसरी ट्राइंगल हम ले रहे हैं मान लो 3, 4 और 5। तो आप देखेंगे 3 और 4 कितना होता है? 7, जो कि 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये पहले से ही आरोही क्रम में है, तो दूसरी ट्राइंगल यहां बन जाएगी 3, 4, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से। तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं यहां से? 1 और 1 ये 2। अब तीसरा त्रिभुज और हम कोशिश कर लेते हैं अगर बनता है तो, ठीक है? तीसरा त्रिभुज हम बनाने की कोशिश करते हैं यहां से। कौन सा? 2 ले लूं, 4 ले लूं और 5 ले लूं, ठीक है? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है? तो इनका एक बार आप इससे भी करके देखना। अगर इससे आप करोगे तो 2 + 4 हमेशा बड़ा होगा किससे? 5 से। तो इसका ये पहले से आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, इसका मतलब 2 और 4 6, अगर 5 से बड़ा हुआ तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया। तो तीसरा ट्रायंगल बन के आया अपने पास, कौन सा?
दो, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज हो गए अपने कितने, 3। अब अगला एक और भी आप कोशिश कर लेते हैं, अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो हम उसको नहीं मानेंगे। अगला एक अगर हम बनाना चाहें 2, 3 और 5 से, तो आप देखेंगे ये तो बराबर हो गया 5 से, इससे और अगर इन 3 से बनाना चाहें तो ये बड़ा नहीं हुआ, क्या हुआ, बराबर। इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो आपके यहां पर आंसर कितने कर सकते हो आप, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं टोटल, इसका आंसर अगर करेंगे तो आप 3 त्रिभुज बन सकते हैं। कितने त्रिभुज बनेंगे इनसे, 3 त्रिभुज। एक बार एसएससी ने ऐसा भी सवाल पूछा है, तो आप समझ रहे हैं इतने बेसिक बेसिक सवाल फिर से रिपीट हो सकते हैं एसएससी में, सीईटी में। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर ये इतना सा नॉलेज अगर आपको था तो आप इसको सही से समझ पाए। और देखो सबसे बड़ी बात कब होगी कि अगर आपने ये जान भी लिया कि आप ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, तो अभी भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा, ये तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी से एक दूसरा सवाल पूछूं आपसे, जैसे मान लो मैंने ये एक अगला सवाल आपको लिख देता हूं। मान लो आपसे मैं ये पूछ लूं कि एक त्रिभुज है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताओ का क्षेत्रफल बताओ, ये क्षेत्रफल बताना है मान लो आपको, और ये क्या है, त्रिभुज है, और जिसकी 3 ये मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको क्षेत्रफल पूछ लूं, वैसे ही मैंने टेस्ट कर लिया कि क्या आपको ये आता है, और आपने इसमें लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, या कोई भी जो भी फॉर्मूला, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ सारे फॉर्मूले, जो भी लगाना चाहो वो लगा लिया, और जब आपका आंसर आया तो या तो गलत आएगा या फिर आपसे फाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग देख के आप हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। देखिए कैसे नहीं मिलेगा, हीरोन का फॉर्मूला मैं आपको एक बार टेस्ट करा देता हूं, बाद में सिखाने वाला हूं सारी चीजें। पहले आप एस पता करेंगे यानी सेमी पेरीमीटर, और ये रहेगा आपका 2 + 3 + 5 बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 बटा 2 यानी 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो एस आपको पता चल गया कितना आया, 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसको आपको आगे एक बार बता देता हूं कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। अगर हम इसको यूज करें हीरोन के फॉर्मूले में, तो भाई इसको मैं यहां दिखा रहा हूं आपको कैसे करोगे, देखो एक बार, एस और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये यूज करोगे। s कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 5 में से पहली साइड कितनी है, 2, खत्म करोगे कितना आएगा, 3। फिर 5 में से दूसरी साइड 3 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 3 घटाओगे कितना आएगा, 2। और फिर अगली बार 5 में से 5 घटाओगे कितना आया, 0, और अंडर रूट करोगे। अब आप फंस चुके हो, अब आपने क्या किया, 5 गुणा 6, ठीक है, ये कितना आया, 30, और ये लास्ट में अगर मैंने इनको 0 से गुणा किया तो 0 अंडर रूट इक्वल्स टू 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्या 0 सेंटीमीटर आएगा क्षेत्रफल, अगर वो त्रिभुज है और उसकी मेजरमेंट दे रखी है, तो क्या आप 0 आंसर करने में कंफर्ट फील करोगे, तो आप कहेंगे नहीं। कारण क्या था उसका, कारण ये था कि भैया आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जब ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता तो इसका एरिया कैसे पता कर लोगे आप, ये बताओ। जब ये त्रिभुज बनेगा तो इसमें कोई भी दो साइड्स का सम, कोई भी ये दो साइड, जैसे मान लो मैंने ये वाली ली है, कि अगर मैं ये दो साइड्स का सम टोटल करूं तो कितना आया, 5, और जो कि इस 5 के बराबर है। तो इसका मतलब ये बराबर तो नहीं हो सकता, कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। और अगर तीसरी भुजा से ये बड़ा है तो फिर आप आंसर करोगे कि इसका कुछ क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, यानी एरिया पता किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। फिलहाल आप इतना समझे कि ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कई बार आप टेस्ट करके देख लीजिए, ये बहुत लोग गलती कर लेंगे इसमें, तो इन चीजों को भी आपको समझना है, यानी एकदम 0 लेवल से पढ़ना है आपको, हर एक चीज इन और आउट पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर यशवंत कुमार क्या आया था भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आगे थोड़ा सा इसको समझने की प्रयास करते हैं। ट्रायंगल आपने समझा, देखो बहुत सारा बेसिक्स मैं आज इस क्लास में कवर करने वाला हूं, ताकि आपको ये चीज पता चल जाए कि वाकई में एडवांस मैथ के जो पॉइंट्स हैं इनको किस तरीके से पढ़ा जाए तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। मैंने आपको ये सिखाया कि इसको हम कैपिटल ABC नाम दे देंगे। और हमने एक बात और समझनी है, साइड्स की बात समझ ली, अब हमने ये 3 एंगल्स को समझना है। कोई भी त्रिभुज हो उसकी तीनों साइड्स को हम ऐसे लिखते हैं, एंगल्स को ऐसे लिखते हैं, एंगल का साइन ये लगा लेना आप, एंगल 1 सॉरी A,
प्लस एंगल बी और प्लस एंगल का मतलब होता है कोण, तो कोण सी, ठीक है। इन तीनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर त्रिभुज के आंतरिक कोण, ठीक है, आंतरिक मतलब इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका टोटल कितना करेगा, हमेशा 180 डिग्री। और अब आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि जब तक आपको ये कारण नहीं पता चलेगा 180 डिग्री क्यों है, तो ये बार बार रटने वाली चीजें ही रहेंगी आपके लिए। मैं इसको प्रूव कर देता हूं 1 मिनट में कि ऐसा क्यों है। देखो, आप एक चीज तो जानते होंगे, कभी ना कभी ये वाले पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी होंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब ये दोनों लाइनें कौन सी हैं? ये दोनों लाइनें वो हैं जो हमेशा लाइन 1 और लाइन 2, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, मतलब दोनों समांतर है। समांतर का मतलब ये कहीं नहीं काटेंगे और ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। अगर मैं इनको किसी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन से काट दूं ऐसे, तो आपको ये कभी तो पढ़ा ही होगा आपने कि मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल मान लो 5 है, तो 1 और 5 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे, मतलब संगत कोण रहेंगे, और ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, समान होंगे हमेशा। अगर ये वाला 120 डिग्री है तो ये वाला भी 120 डिग्री है। बस एक बार इसको बात को समझ लो, ठीक है, इस बात को समझ लो। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं एक बात जानता हूं कि अगर कोई भी दो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक लाइन दूसरी लाइन को कभी भी काटते, तो हमेशा ये दोनों एंगल भी समान होते हैं। ये जो है, ये दोनों, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, ये हमारा प्रूवन फैक्ट है और इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। अगर मान लो ये वाला 120 है, अब ये अगर 60 है तो ये 120 होगा ही होगा, क्योंकि ये वाली सीधी रेखा 180 डिग्री की बनती है, तो ये भी कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। यानी अगर कोई भी दो लाइन है, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। बात ये वाली मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो अब आप समझना इस बात को मैं कैसे अप्लाई करने वाला हूं। देखो यहां पे मैंने आपको ये समझाया कि अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये वाला एंगल मान लो मेरा एंगल ए है, तो मैंने ये कहना है कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, ए डिग्री होगा, ये दोनों समान है। अब मैंने अगर ये वाला एंगल ए है, ये वाला, अगर मैं इस लाइन को उठाकर यहां रख दूं, मान लो कहां पर, ऊपर रख दूं, यहां पर इस वाली लाइन को अगर मैं ऊपर रख दूं तो ये इसी के समांतर है, यानी ये ऐसे ही बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण हो जाएंगे। यानी अगर ये वाला एंगल ए डिग्री है तो ये भी, देखो ये ऐसे लाइन कट रही है आपस में, ऐसे कट रही है, तो ये ए तो ये भी ए, और अगर ये ए है तो ये वाला भी ए डिग्री आएगा। क्यों आया ऐसा, क्योंकि ये दोनों के दोनों संगत कोण है। ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम इन चीजों को, अभी के लिए सिर्फ इतना समझना कि आपको क्या ये बात समझ में आई कि कोई भी दो लाइनों को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो ये दोनों के दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगी। इसको हम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भी बोलते हैं, यानी एकांतर खंड, आंतरिक एकांतर खंड के कोण भी बोलते हैं। एकांतर जेड जैसा आपने कभी स्कूल में पढ़ा हो, थोड़ा बहुत अगर कभी याद आया हो, तो ये जेड जैसा ये वाला हमेशा बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है और इसको मैं यूज करवाता हूं, देखिए ट्राइंगल में, ठीक है। ट्राइंगल की इस थ्योरम को, ट्राइंगल के तीनों कोण 180 डिग्री क्यों होते हैं वो मैं समझाता हूं। मेरे पास बीसी एक लाइन है, ये वाली साइड है मान लो, ठीक है। इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल मान लो ये लाइन ऐसे थी, इसी के पैरेलल मैं यहां लाइन खींच दूं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर ये x है और ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। अगर ये वाली x है तो ये भी x होगा, x डिग्री का ही कोण होगा यहाँ पे। अब दूसरी बात ये हुई कि अगर मैं इसी पैरेलल लाइंस में ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन बना दूं, ये वाली, दूसरा कलर ले लेते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी तकलीफ है तो, ये वाला देखो एक बार, ये वाली लाइन, ये वाली, तो इसका मतलब अगर ये वाला आपका एंगल यहां पर y है तो ये भी आपका क्या होगा, y होगा। अब आप खुद बताइए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये पूरी 180 डिग्री होगी क्या? अब आप कहेंगे कि ये तो हुआ आपका x, ठीक है, और ये आपका पहले वाला a, और ये आपका y, और ये टोटल कितना करेगा 180 डिग्री। तो आप यहां देखेंगे x जो था वो यहां b है, ठीक है, ये क्या है b,
एंगल बी, और ये ऊपर वाला, ये बीच वाला कौन सा था, एंगल ए, और ये y जो है आपका, ये कौन सा है, एंगल सी है, तो एंगल सी। अब आप देखेंगे कि एंगल ए बी सी, ए बी और सी, इन तीनों का सम कितना कर गया, 180 डिग्री कर गया। तो आपने आज एक ये बात भी जान ली कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे एक बार। देखो, तीन बातें हमने डिस्कस करी हैं। पहली तो ये कि त्रिभुज होता क्या है, यानी त्रिभुज की तीन भुजाएं बंद होनी चाहिए, अगर बंद नहीं है तो त्रिभुज नहीं है। ठीक है, त्रिभुज अगर बंद नहीं है तो आ, त्रिभुज अगर बंद नहीं हुआ, मतलब तीनों साइड अगर बंद नहीं हुई, तो फिर वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। बंद कैसे होंगी, कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। ये दो बातें होने के बाद तीसरी बात आती है कि आपको ये भी समझना है कि तीनों भुजाओं, सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कारण मैंने आपको प्रूव कर दिया यहाँ, और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हर एक चीज का मतलब समझते हुए चलेंगे। अब आते हैं हम, ये त्रिभुज जो बना हमारा, ये इसको हम थोड़ा कैटेगराइज, यानी इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इसका हम वर्गीकरण करेंगे, इसके टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, इसको टाइप्स, इसके सभी टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, क्या क्या त्रिभुज हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे हमसे, और कौन कौन से त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो आप इसको एक बार यहां पर हेडिंग लगाएं, सबके सब, टाइप्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार। आप लिख सकते हैं यहां पर, त्रिभुज के प्रकार, प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। देखो, मैं इसको दो तरीके से बांट सकता हूं। ठीक है, और वो दो कौन कौन से तरीके होंगे वो देखिए आप। पहला तरीका इसका मैं ये कह सकता हूं, बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड्स का मतलब भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और एक दूसरा जो पैटर्न है बांटने का, वो हो सकता है बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल्स का मतलब कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। देखो, आपको त्रिभुज को जब भी बांटना हो, अभी जो ये क्लास चल रही है ना आज की, ऐसी ही सारी क्लासेस चलेंगी, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि आपको ये समझना है कि क्या आपको बातें समझ आ रही है, क्या हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। अगर आज तक आपने कभी भी त्रिभुज को नहीं पढ़ा, तो क्या आज सारी बातें क्लियर हो रही है ना। इन चीजों को आप जज करना है, और आप ये कमेंट थोड़ा सा बंद करके और एक बार ये समझना शुरू करें इन बातों को। और जब मैं बोलूं कमेंट करने के लिए, जब मैं आपको सवाल पूछूंगा, तब आप सवाल बताएंगे मुझे, उनके आंसर करके एक बार आप समझने की कोशिश करो। तो थोड़ी देर के लिए आप कमेंट्स को बंद कर दो और एक बार इन बातों को समझने की कोशिश करो। देखो, भुजाओं के आधार पर हम बांटे, तो भुजाओं का आधार पर का मतलब ये हुआ कि उसकी भुजाएं कैसी हो सकती हैं त्रिभुज की, और कोणों के आधार पर यानी उसके एंगल्स, यानी कोण कैसे कैसे हो सकते हैं, उनके बेस पे इनके अलग अलग टाइप्स बनाए गए हैं। और उन टाइप्स को अगर हम एक बार समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे। देखिए, पहला हम त्रिभुज अगर लिखे बेस्ड ऑन साइड्स, तो उनको हम कह सकते हैं, पहला ही जो त्रिभुज है उसको हम कहेंगे हमेशा समबाहु। अच्छा, क्रम मायने नहीं रखता, यहाँ समबाहु की जगह विषमबाहु भी लिख सकते थे, मैंने वैसे लिख दिया समबाहु। ठीक है, एक एक चीज को हम आराम आराम से समझेंगे। समबाहु को हम कह सकते हैं इक्विलैटरल, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होगा वो होगा आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु, और इसको हम लिख सकते हैं आइसोसेल्स, आइसोसेलीस बोलते हैं इसको। ठीक है,
आइसोसलीस हो गया दूसरा समद्विबाहु। देखिए नाम से ही पता चल रहा है समबाहु मतलब उसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तीनों भुजाएं यानी तीनों साइड्स बराबर है। मैं एक एक को डिस्क्राइब करूंगा यहाँ, आप चिंता ना करें, एक बार मैं ये लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स बन सके। दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि कोई भी दो भुजाएं समान होंगी। द्वि का मतलब दो, कोई भी दो भुजाएं समान होंगी। और तीसरी जो त्रिभुज बनती है वो होती है विषम बाहु। कोई भी भुजा समान नहीं है, तीनों भुजाओं की मेजरमेंट अलग अलग है। विषम बाहु है ना, इसको हम स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन, ठीक है। विषम बाहु, तीनों भुजाएं क्या होंगी इसकी, तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग होंगी। एक बार ये भी आप लगे हाथ समझ लो, कोणों के आधार पर हम कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या होता है ये भी मैं बताने वाला हूं। 90 डिग्री से छोटे कोण को हम हमेशा क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज को आप दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। मैं एक्यूट लिख देता हूं, एंगल आप जानते हैं एक्यूट। और दूसरा है आपके पास ऑप्ट्यूज। एक बार पहले ऐसे लिख देते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है ये समझ लो। इसको हम दूसरा नाम ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज एंगल्ड है। अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में हो, या 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा जो त्रिभुज बनाया जा सकता है वो होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इसको हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आपके बोर्ड की क्लैरिटी के लिए, अच्छा मेरे को काला कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा काला हो गया यार, थोड़ा सा तो वो करो एक बार, हल्का सा, हल्का सा करो, दिख रहा है बहुत ज़्यादा चमक रहा है ये। एक बार, किसकी ब्राइटनेस, कैसे बढ़ाई, इस पे, यहाँ पे, ये लो, ये लो, अब ठीक है। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हो गया ये, देख लो आप, अंधेरा हो गया ना, अभी ये तो अलग ही हो गया सब कुछ। ठीक है मैं देख पा रहा हूँ, इसमें देख लेता हूँ, मोबाइल में दिख रहा है क्या। नहीं पहले भी ठीक दिख रहा था, ऐसा क्या। हम्म, ठीक है चलो। आदि सर राम राम, राम राम कर लो सर आप, ठीक है। एक बार उसको ऑन कर दो कैमरे को सामने। ठीक है तो अभी सबको ठीक से दिख रहा है सही से। हाँ ये थोड़ा कई दिनों बाद में थोड़ा सेटअप वापस, थोड़ा सा सेटिंग्स बिगड़ गई थी भाई। तो हाँ, तो हम कहाँ थे, बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। मतलब हमने त्रिभुज को तीन और तीन टोटल 6 तरीके से बांटा, साइड्स और एंगल्स। तो देखिए हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हर एक चीज को समझाना है। अब यहाँ पे वन बाई वन समबाहु से शुरू करूंगा और मैं राइट एंगल्ड पे खत्म करूंगा। एक एक चीज को आप देखते जाइए और हेडिंग लगाइए। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं समान। आप चित्र से पता चल जाएगा आपको, मैं कोई थ्योरी नहीं लिखाने वाला, चित्र से सारी बातें आपको समझा दूंगा। एबीसी मान लो अगर हमारे पास ट्रायंगल है, तो अब देखिए यहां पर ये तीनों साइड्स को मैं एक एक बार काट रहा हूं, तो इस वाले इंडिकेशन से आप समझ जाएंगे कि तीनों भुजाओं की लेंथ बराबर है। मैंने अगर एक को ए सेंटीमीटर बोल दिया तो तीनों की साइड कितनी है, ए और ए ही रहेगी। मतलब देखिए अगर मैंने यहाँ बी, ए और बी ये वाली साइड है जो है, यानी मैं ए, एक बार यहां देखिए इसको कैसे लिखते हैं, एक बार ज्योमेट्री में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखी जाती है कोई बात, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। और अगर ये तीनों साइड्स बराबर है तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके तीनों एंगल भी बराबर है। ठीक है, एक दूसरी बात साथ में ये भी याद रखना कि एंगल ए बराबर है एंगल बी और एंगल सी, तीनों बराबर है, और ये तीनों की मेजरमेंट कितनी है, 60 डिग्री है, क्योंकि तीनों का टोटल कितना हो सकता है, 180 डिग्री। तो बताओ जब तीनों बराबर ही है तो 60-60 ही हो सकते हैं, कुछ और हो ही नहीं सकते। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। तो दो बातें आपने समझी, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसको समझने के बाद हम कभी भी किसी भी त्रिभुज को या कोई भी पॉलीगन यानी कोई भी बहुभुज है, अगर उसका परिमाप पता करते हैं तो तीनों भुजा उसका सभी भुजाओं का योग होता है। तो अगर ये त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग अगर इसका परिमाप पता करें तो वो होगा। देखिए कैसे, अगर मैंने अभी मैं एक ये वाली बात मैं थोड़ा सा पहले कुछ और एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी इसको हम बोलते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप। तो इस परिमाप का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे पास ये आयत है, ठीक है, ए बी सी और डी, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी ए बी बी सी सी डी और ये, ठीक है, इन सभी भुजाओं का योग क्या होगा, परिमाप होगा। अगर मैंने ये त्रिभुज बोल दिया यहां पे, तो इसकी अगर मान लो ये तीन साइड है ए बी बी सी और सी ए, तो इन तीनों साइड्स का योग टोटल क्या करेगा, परिमाप होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं किसी भी बहुभुज है ना, उसकी सभी भुजाओं का योग हमेशा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो मैं जब पेरीमीटर की अगर डेफिनेशन बनाने चलूं तो क्या लिख दूंगा मैं, सभी भुजाओं का योग। क्या लिखूंगा, सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब ये सब में लगेगा। अब चाहे आप कोई भी वर्ग पढ़ो, सम चतुर्भुज पढ़ो, ठीक है, समलम चतुर्भुज पढ़ो, या फिर कोई भी चतुर्भुज पढ़ो, त्रिभुज कैसा भी पढ़ो आप, ठीक है, 6 के 6 टाइप में कोई भी कुछ भी पढ़ो, सभी भुजाओं का जो टोटल होगा, बाउंड्री इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, पेरीमीटर, बाउंड्रीज, है ना, ये सब परिमाप, परिधि एक ही बात है, अलग अलग नाम है, बट आप ये समझ लेना किसी भी आकृति यानी किसी भी फिगर के सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ लें तो उसको क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। अब हम बनाना चाहते एक दूसरी बात, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होगा। अगर मैंने त्रिभुज का परिमाप बोला है आपको, अभी त्रिभुज चल रहा है चैप्टर अपना, तो त्रिभुज का अगर परिमाप पढ़ना है हमें, त्रिभुज का परिमाप, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप बताएंगे अभी यहाँ पे, तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ये बन गया फॉर्मूला। एक बात हो गई आपकी पेरीमीटर। अब आती है अगली बात कि आपको एरिया यानी क्षेत्रफल भी पता करना पड़ेगा त्रिभुज का। तो मैं आपको एक क्षेत्रफल और करना बता देता हूं, त्रिभुज तो यही था, हमने कुछ करना ही नहीं था। देखो अगर मान लो अपने पास ये एक रेक्टेंगल है मान लेते हैं, ठीक है, और अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक, मान लो ऐसे एक
लाइन यहां खींची और एक लाइन हमने यहां से, एक सेकंड लग रहा है ड्रॉ करने में, इसको आप यहां से यहां मिला दो ऐसे, ठीक है। और अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों बना था, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक बार ये लिख देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो इस बात को अच्छे से समझना, आज के बाद में आपको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि त्रिभुज का एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई क्यों होता है। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई क्यों होता है, इसको मैं प्रूव करने वाला हूं यहां पे, ठीक है। तो देखो एक बार अच्छे से समझना इस बात को कि हमने क्या किया, हमने एक ऐसा यहां पर एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, सीधी परपेंडिकुलर लंबवत लाइन है, ठीक है। ये इसको हमने ऐसे एकदम सीधी, आप देख रहे होंगे ये बन गई सीधी लाइन, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। मान लो मेरा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। ये एक आयत था और ये आपका पॉइंट मान लेता हूं मैं ई, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर एक ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला, ये ट्रायंगल है, ठीक है। आपको दिख गया होगा ट्रायंगल में कौन से की बात कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है। अब आपने जिसको मैंने रंग दिया है ये अलग कलर से, तो उसको आपको देखना है सिर्फ। तो मैंने कहा ट्रायंगल ए ई और बी का एरिया पता करना है, यानी क्षेत्रफल पता करना है। एरिया बोल दो, क्षेत्रफल बोल दो, एक ही बात है। तो मैंने आपको जैसे समझाना है वैसे समझना है। आपने ये बोला कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये कैसे बना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर मैंने इसका फॉर्मूला, मान लेते हैं ये वाली जो साइड है आपकी यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाली ए बी जो लाइन है, ये वाली लाइन मान लेते हैं ये आपकी है, मान लेते हैं ये आपकी है, ये आपका आधार है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ भी है, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार के लिए थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और अब आप यहां से समझ पाएंगे। देखो एक बार ध्यान से देखना इस बात को। क्या आपके पास यहां से, जिस पे ये मैं नागिन बना रहा हूं, ये भैया ये वाला, क्या ये एक आयत दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ये आयत दिख रहा है। तो मैंने ये कहा कि इस आयत में मान लो ये वाला ए है क्षेत्रफल, तो ये भी ए होगा, यानी ये कोई भी एक आयत अगर ऐसे बन जाए और उसके विकिरणों को मिला दें तो जितना क्षेत्रफल इस साइड में होता है उतना ही क्षेत्रफल इस साइड में बनता है, यानी आधा आधा। एक आयत को अगर एक क्षेत्रफल, अगर एक विकिरण बना दे एक आयत में, तो वो विकिरण उस आयत के क्षेत्रफल को 2 समान भागों में डिवाइड करता है, मतलब बांट देता है। तो आपने देखा कि ये क्षेत्रफल ए है तो ये वाला क्षेत्रफल भी ए है, ये वाला, ठीक है। आप इस बात को समझना कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आते हैं हम दूसरे वाले रेक्टेंगल पे। दूसरा वाला रेक्टेंगल कौन सा है, एक बार ये भी देख लेते हैं। दूसरा वाला रेक्टेंगल ये है, ये वाला। अब देखिए अगर यहां पर ये b है तो फिर ये भी क्या है, b है, मतलब यहां पर इस आयत में ये विकिरण बन गया तो इधर वाला क्षेत्रफल और इधर वाला क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब बात ये हुई कि अगर मैं इन बातों को समझना चाहूं यहां से, तो मैं ये समझ सकता हूं कि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर और ये दोनों क्षेत्रफल बराबर। अगर मैंने टोटल क्षेत्रफल देखा पूरे रेक्टेंगल का, तो बताओ एक और एक कितना, 2 तो ए और एक ये दोनों बी जोड़ दूं तो फिर ये मैं ये कर सकता हूं ए और बी का टोटल का 2 गुना, यानी 2 ही तो ए है और 2 ही बी है। ये टोटल क्षेत्रफल हुआ। अगर मैं इसका आधा करूं तो आधा क्षेत्रफल ये है, ये वाला,
इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, कोई दूसरे वाले पेन से देख लेते हैं। ये वाला है आधा क्षेत्रफल, जिसमें एक ए और एक ये बी है ना, एक ए है और एक बी है। तो आधा क्षेत्रफल अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी आएगा। तो अब मैं आपको ये बात फिर से समझाना चाहता हूं एक दूसरे चित्र के थ्रू। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कैसे होगा। हाँ, तो देखो एक बार इसको अगर आप सोल्व करना चाहें तो कैसे आएगा, ये थोड़ा सा बिगड़ गया। हाँ देखो, इसी को समझ लो, इसी चित्र में आप इस बात को समझने की कोशिश करें। इस बात को समझने की कोशिश करें कि मेरे पास त्रिभुज ए ई बी है। तो अगर ये बेस है मेरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल कितना होता है, लंबाई ये वाली और चौड़ाई ये वाली, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो अब आपको यह पता चल गया कि ये दोनों बराबर है, और आपको यह भी पता चल गया ये दोनों भी बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ जो है पूरे आयत का आधा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार आप मुझे ये कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो अब देखिए, आपको मैंने ये बोला कि इस वाले ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। तो आपने देखा ये अगर बेस है, ये आधार है आपका, तो आपने क्या लिया, ए बी गुणा ये मान लो आप BC मान लो, इधर ये वाला दोनों बराबर है। देखो जितनी लेंथ इसकी है, मान लो इसकी लेंथ A है तो ये भी A है और ये भी A है, तीनों बराबर ही होंगे। ठीक है, तो मैंने AB को, इसको मैं मान लेता हूं कितनी है, ये ऊंचाई है, मान लो हाइट है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इसको AB ये वाला हो गया आपका, और इसको मैं ऊंचाई, ठीक है, H लिख दिया ऊंचाई का, इन दोनों को गुणा कर दूं। यानी अगर मैं इस साइड को इस साइड से गुणा करता हूं तो पूरे आयत का क्षेत्रफल आता है, बट उसका मुझे आधा ही लेना। आधा क्यों लेना है, क्योंकि इस रेक्टेंगल का आधा हिस्सा यहां और इस रेक्टेंगल का आधा हिस्सा यहां, यानी टोटल का मैंने आधा लिया है, यानी इसको 1/2 करना है। अब आपको यह पता चल गया होगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई ही बनेगा। यानी आज आपको यह बात समझ में आ गई कि कोई भी अगर त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, कैसा भी त्रिभुज हो, ये हर किसी त्रिभुज में लगने वाला है, चाहे समबाहु हो, चाहे राइट एंगल हो, या कैसा भी हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आपको कभी भी किसी ने पूछ लिया, आपका नॉलेज टेस्ट करे, तो आपको हमेशा ये वाला ही बताना है। स्पेसिफिक फॉर्मूला कब काम में आएगा वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको चलता हूं किस चीज पर, अब इसके बाद में मैं आपके लिए आप इक्विलेटरल ट्राइंगल को समझा रहा था मैं आपको, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे अब आता हूं मैं एक बार। थोड़ा सा ये चीजें हम बीच में छोड़ गए थे। तो पहला जो अपना था वो ये था समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या था, हमने बनाया ऐसे एक त्रिभुज ए बी और सी, और हमने इसको लिख दिया जी कि आपके पास सभी भुजाएं बराबर है ए, यानी आपका ए बी बराबर है बी सी के और बराबर है सी ए के। और आपने ये भी पता कर लिया था कि तीनों एंगल्स, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है, और ये तीनों के तीनों 60 डिग्री के बराबर थे। इतनी बात आपने जान ली थी। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप चाहते तो ऐसे भी लिखा सकते थे, तीनों लाइन काट दी, और अगर आपने यहां पर भी अगर ऐसे काट दिया, एक एक बार काटा है, मतलब जितनी बार एक कटे उतने सारे बराबर है। ठीक है, तो इतनी बात आपने जान ली थी। अब मैं इसका अगर परिमाप की बात करूं, यानी मैं इसके परिमाप यानी पेरीमीटर की बात करूं, तो पेरीमीटर क्या होगा, देखिए एक बार। तीनों भुजाओं का योग अगर आप करोगे, मैंने मान लिया ए, मान लेता हूं मैं स्टैंडर्ड यहां पे कि एक साइड की लेंथ कितनी है, ए सेंटीमीटर है, तो 3 गुणा ए, तीनों भुजाओं की टोटल, और तीनों ही बराबर है तो तीनों समान होंगे, ए प्लस ए प्लस ए। यानी मैं अगर इसको ड्राइव करूं तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस ए प्लस ए, और ये टोटल कितना बन गया था आपका 3a। अब अगली बात आती है इसका एरिया। ठीक
ठीक है, तो एरिया का कैसे बनेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर। कैसे बना होगा ये फॉर्मूला, इसको मैं आपको यहां सिखा देता हूं, एक बार इस बात को भी देखना। एक बार मान लो ये आपके पास ट्रायंगल है और आपने जैसा कि, चलो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेता हूं, ठीक है, यहां देखिए एक बार ये वाला, और इसके बाद हम एक लाइन बना लेते हैं यहां से, ये वाली। ये लाइन क्यों बनाई है अभी आपको समझ आ जाएगी। हमने इसको बोला कि ये ए है, बी है और सी है, और अगर हमने कहा कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है, तो अगर मान लो ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है, तीनों ए सेंटीमीटर होंगे। अब अगर मैं यहां से सामने वाली साइड पर एक लंब बना दूं, यानी 90 डिग्री बना दूं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सामने वाली साइड को समान दो भागों में काटेगा। बस इतना याद रखना, ज्योमेट्री में कभी पढ़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि कोई भी समबाहु त्रिभुज में अगर किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर हम लंब डाल दें, अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, जैसे यहां पर ए वाले शीर्ष से सामने वाली साइड पर अगर कोई भी 90 डिग्री का कोण बना दे, यहां पर ऐसे एक लंब खींच दे, तो ये वाला जो लंब होता है जिस पॉइंट पर जाके मिलता है, वो पॉइंट इस साइड को समान दो भागों में डिवाइड करता है। मतलब आप ये समझ लेना कि अगर ये टोटल ए है तो इसका मतलब ये ए का आधा है और ये भी ए का आधा है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपने ये समझ ली तो अब आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लो ये पॉइंट था आपका डी, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डी वाला पॉइंट है ये। अगर मान लो ट्रायंगल ए डी बी में अगर मैंने ये देखना शुरू किया, ए डी बी में एंगल डी बराबर 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है और अगर आपके पास बेस ये वाला है BD और ये वाला आपके पास कर्ण बन रहा है 90 डिग्री के सामने, कर्ण बन रहा है AB, तो आप A और D यानी ये जो लंब है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। इस हाइट का पता किया जा सकता है आपको कितनी है। तो मैंने यहां सबसे पहले AD बराबर अगर पता करना हो, अगर AD बराबर पता करना हो तो मैं एक बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूंगा, यानी पाइथागोरियन थ्योरम लगाऊंगा। मैं कैसे लगेगी आप जानते होंगे, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक कितना AB, और AB को हमने क्या बोल रखा है, A का स्क्वायर, माइनस यहां से यहां तक कितना, A का आधा स्क्वायर, यानी A/2 का स्क्वायर। ये घटा दूं और अंडर रूट कर दूं तो सीधा क्या मिल जाएगा, हमें AD मिल जाएगा। तो AD कितना होगा ये देखेंगे। अब हम यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आया A² माइनस A²/4, ऐसे। फिर वापस से मैं AD देखूं तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये देखो ये ऐसे आएगा 4A² माइनस A² और बटा कितना 4। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करें हम तो ये बन के आएगा, यहां देखेंगे एक बार, 4 में से देखो 4A² में से एक A² जाएगा तो 3A² अंडर रूट अभी भी रहेगा, ऊपर रख लो अंडर रूट एक बार, और 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 2। अब इस A² को भी अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं हम, तो मैं एक ही बार में लिख देता हूं यहां पे। एक ही बार में कैसे लिखेंगे कि अंडर रूट 3 तो रह लो, ये तो बाहर निकल नहीं पाएगा, और A² का A बाहर निकाल दो। तो यानी मैंने A का मतलब क्या है, या कोई भी भुजा की माप, यानी मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु, ये भी बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी भैया, वो आप बताएंगे। ये कितनी आई, √3/2 गुणा A का मतलब क्या है, यहां पर भुजा है, साइड है, ठीक है, इंग्लिश में साइड बोल सकते हैं भुजा को, क्या है
ऊंचाई कितनी आएगी, ये फॉर्मूला बन के आया √3/2 इंटू साइड, या फिर हिंदी में लिखो भुजा। तो ये बात आपको आज पता चल गई कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 गुणा भुजा क्यों होता है, ये ऐसे पता किया जाता है। पहली बात आप देखो, इसको रिपीट करके कह सकते हो, सर नींद आ रही है और कितनी देर चलेगी क्लास, थोड़ी देर और चलेगी, बस थोड़ा सा बेसिक में कंप्लीट करके और फिर हम इसको ऑफ करेंगे। सर आपके प्लेलिस्ट का है, पर सर क्या है, राम राम सा मार सा, अच्छा ठीक है, एक बार अब कमेंट कर सकते हो, एक बार कुछ कहना है। देखो मैं भूल जाता हूँ यार पढ़ाते हुए, कंटेंट इतना सारा करवाना है अभी, सीईटी का एग्जाम कभी भी ये लेंगे तो उससे पहले हमें पूरा कंटेंट भी कराना है। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ टाइम पास करने आ रहे हैं। मुझे ये कमेंट्स और ये मैं देखना भूल ही जाता हूँ आपके, और मैं तो सिर्फ एक ही चीज करता हूँ कि मैं कंटेंट बहुत अच्छे से डिलीवर करूंगा, हर एक बेसिक्स को लेके चलूंगा। और अगर आप रुक गए तो आपके पास हर एक छोटी से छोटी बात का जवाब होगा, आपको पेपर में बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। देखिए ये बेसिक्स बहुत ज्यादा इसलिए किया जाता है ताकि आपको परीक्षा में एक सेकंड भी नहीं करना पड़े कुछ भी। आपका शुभ नाम बताओ। मेरा नाम राजेंद्र यादव है और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाने का। हेलो सर, हाँ ठीक है, आप करूंगा मैं बात, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कुछ लोगों को नींद आ रही है। और नींद, देखिए नींद तो उड़ेगी आपकी, है ना, कुछ दिन बाद उड़ेगी। अगर अभी थोड़ा सा उड़ा लोगे तो हम लोग सब के सब लोग बढ़िया सोएंगे आने वाले दिनों में, और अगर अभी आपको नींद आएगी तो फिर दिक्कत होने वाली है। सॉरी सर, मेरा नेट अटक अटक के चल रहा था, फिर अब ठीक है, बहुत बढ़िया। मुस्कान MK, ठीक है। अरुण ICC, राम राम सर, राम राम भाई सबको, अरुण राम राम है आपको। ठीक है, फिर मैं अगर कमेंट पढ़ूंगा तो फिर मैं इसको कैसे करूंगा। अभी आपको इतना ही समझ में आया होगा कि ऊंचाई मैंने कैसे पता की है। देखो मैं हर एक बात का डेरिवेशन यानी प्रूफ के बिना फिर मजा नहीं आएगा, है ना। हम हर एक छोटी छोटी बातों का प्रूफ जाने। अब मैं अगर आपको ये चाहता तो देखिए 3 ही मिनट का सिलेबस था, मैं कहता ट्रायंगल होता क्या है और ट्रायंगल के, सभी सो गए हैं घर में तो कोई बात नहीं, आप ईयरफोन लगा के सुनिए, हम लोग जाग रहे हैं आपके साथ। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम चाहते तो इसको 3 मिनट में खत्म कर सकते थे, हम रटवा सकते थे कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ये रट लो, लेकिन रटा हुआ काम नहीं आता। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे, क्योंकि अभी बीच में से सवाल आएंगे आपके, ठीक है, और बहुत बीच में से, क्योंकि अभी जो सिलेबस डिजाइन हुआ है ना सीईटी का, वो थोड़ा सा हटके, आपको नहीं समझ आएगी ये बातें। मैं बीइंग अ टीचर मैं समझ पा रहा हूं कि वो सवाल कहां से पूछेगा, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आप जब देखेंगे ना पेपर में, आपको एक भी सवाल बिना, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसके डिजिट्स भी चेंज होंगी। आप देखना, क्योंकि उसका पूरा हमने एक प्लानिंग किया हुआ है। पिछले 1.5 महीने से हम यहाँ पे बैठे नहीं थे, हमने हर एक चीज को एनालाइज किया है, हर एक रिसोर्सेज को कांटेक्ट किया है, और ये पता किया है कि ये चीजें ऐसे क्यों लिखी है इन्होंने सिलेबस में। ये मोटा मोटा नहीं लिखा है, वहां सिलेबस का कॉपी पेस्ट हुआ है, मतलब सवाल भी कॉपी पेस्ट होगा, और वो सारे आपको चीजें मिलेंगी। मेरी की किसने ले ली? यूपीएससी लवर भैया, आपकी कौन सी की है? हमारे पास कोई की नहीं है, हमारे पास सिर्फ और एक कलम है, ठीक है, की नहीं है हमारे पास। राधे राधे सर जी, राधे राधे। कमेंट नहीं देखो, पढ़ाओ प्लीज। हाँ ठीक है, इसको आगे देखो एक बार फटाफट, ये हो गया। चलो अब अगली बात करते हैं हम एक बार ट्रायंगल की, इसकी क्षेत्रफल की। देखिए अभी समबाहु त्रिभुज चल रहा है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम करें तो क्षेत्रफल कैसे होगा, देखो एक बार। 1/2, और बेस क्या था आपका? बेस था आपका, देखिए अगर मैंने ये त्रिभुज बना दिया, मान लो अगर ये त्रिभुज बना दिया ABC, तो अब ये BC अगर मान लो A है और ये आपकी H है, तो आपने क्या किया, बेस कितना है यहाँ पे A, बेस कितना है A, और ऊंचाई कितनी है आपकी? ऊंचाई अभी आपने पता करिए √3/2 गुना, देखो यहां से देख सकते हो
√3/2 गुणा भुजा। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से आप पता करेंगे, कहां गया वो, हाँ ठीक है यहां पे, तो आप ए का मतलब क्या था आपका, ये साइड थी। ठीक है, तो अगर आप इसको ए से गुणा कर देंगे तो ऊपर 1 गुणा ए गुणा √3, तो √3 ऊपर, ए को 2 बार गुणा करोगे तो a², और 2 गुणा 2 नीचे लिखोगे 4। तो अब आपका ये फॉर्मूला तैयार होके आया कि भैया आप जब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करेंगे तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि √3/4 गुणा a² पता करना पड़ेगा। अब आप मेरे हिसाब से आपको ये आंसर मिल पाया होगा कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर क्यों होता है, इसको चाहे तो आप भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक प्रूफ हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों क्या होते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो आपके पास एक त्रिभुज आता है स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, मैं इसको पहले क्यों लिख रहा हूं इसका कारण मैं बता दूंगा आपको। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखो एक बार, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये होगा कि अगर ये ए है, सॉरी, अगर मैंने ये लिख दिया ए, बी और सी, ये ए है, ये बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, तो इसका मतलब तीनों साइड्स की मेजरमेंट अलग अलग हो चुकी है। तीनों साइड्स की मेजरमेंट, हाँ भाई मैं लाइव आता रहूंगा, आपको लाइव पूरे कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, आप चिंता ना करें। तो एबीसी अगर ये मिल चुका है आपको, अलग अलग साइड्स की मेजरमेंट है, और अगर अलग अलग साइड्स की मेजरमेंट है इसका मतलब तीनों भुजाओं की लेंथ अलग अलग है। और जब अलग अलग होगी तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, परिमाप है इसका मतलब। और मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी ये कर दूंगा। और एक और टर्म होती है यहां क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, हीरोन का फॉर्मूला लगाया जाता है और उसमें हमें एस का पता करना होता है। एस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सेमी पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अब आपको यह बात समझनी है कि आधा परिमाप किसको कहते हैं। आधा परिमाप का मतलब देखिए, जनरली यहां पर अगर स्टूडेंट एक ही बार पढ़े तो मैं उसको फिर से क्लियर कर दूं, भाग किसका दोगे, 2 का, 3 का मत दे देना, कहीं एवरेज निकाल दो। तो ये छोटी छोटी गलतियां कई बार हुई है, मिस्टेक्स, मैं आप ही लोगों के ये जो यार भाई क्लास नहीं चल रही मेरे फोन में, सिर्फ कमेंट दिख रहे हैं, आप लोगों के नेट खत्म हो गया है। क्लास चल रही है सबकी, आप दोबारा रिफ्रेश कर सकते हो। चलिए, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आपने तीनों भुजाओं के योग को 2 से डिवाइड करना है। ध्यान रहे 2 से करना है, ना कि 3 से। 3 का मतलब तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज नहीं करना। अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं। और जो हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे आप, वो हमेशा ऐसे लगाना है आपको, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, कभी और किसी दिन इसको भी प्रूव करेंगे हम। इसको हम प्रूव कर सकते हैं कोसाइन रूल जो है ट्रायंगल का, कोसाइन रूल को यूज करके ट्रिग्नोमेट्री, और उसको भी प्रूव किया जा सकता है। कभी ना कभी करेंगे हम इसको ज्योमेट्री में। अभी के लिए आप ये याद रखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अगर ये विषमबाहु है त्रिभुज, तो हम ये इस वाले फॉर्मूले से पता करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से पता करते हैं। और देखिए, आप चाहें तो इसमें भी लगा के देखेंगे ना, वहां पर कौन सा, ये आपका होमवर्क रहेगा, इस वाले फॉर्मूले को लगाना, ए बी और सी को बराबर करना, तो 3a/2। तो यहां पर क्या लिख देंगे, एस का मतलब 3a/2 यानी 3a/2,
ये रखकर आप इसको सोल्व करना, तब भी आप पाएंगे समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर ही निकल के आएगा। ये वाला आप एक बार करके देखना, नहीं तो फिर मेरे से पूछना अगली क्लास में, मैं कभी समझाऊंगा आपको। तो ये स्केलन ट्रायंगल हो गया। अगला ट्रायंगल अपने पास आता है समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, मैंने आपको स्केलन ट्रायंगल में बता दिया है तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे, और तीनों एंगल्स अलग अलग हैं तो इसका मतलब कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा कि 60-60 के होंगे, ठीक है, कोई कितना भी हो सकता है, बस टोटल कितना होगा 180। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या खेल है वो समझते हैं हम यहां पे। समबाहु त्रिभुज, एक बार देखो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, सॉरी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप ऐसा एक चित्र बनाएंगे, ऐसा, ठीक है, और इस चित्र में आप लिख देंगे क्या, ये ए है, बी है और सी है, और ये दोनों साइड्स बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए, और इसको मैं मान लेता हूं बी, ठीक है। आप ये अब यहां पर ये देखना जरूरी नहीं कि ए के सामने स्मॉल ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर देखिए दो साइड बराबर है, तो दोनों की मेजरमेंट मेरे को बराबर लिखनी है। मैंने एक एक लाइन से काटा है, मतलब ये दोनों साइड बराबर है। और अगर इसमें एक खास बात और याद रखना आप, कि अगर इस वाले और ये वाले दोनों साइड बराबर हो गए तो इसके मतलब इनके सामने वाले ये जो एंगल्स हैं, इनके एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये भी हमेशा बराबर होंगे। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। इतनी बात भी आप याद रख लेना। ये छोटी छोटी बातें अभी आप लेके चलो, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं पड़ेंगी आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसका पेरीमीटर देखूं तो एक a प्लस एक ए, दूसरा ये वाला और तीसरा b, यानी मैं लिख सकता हूं पेरीमीटर बराबर क्या लिखूंगा, 2a प्लस बी। और अगर मैं इसको भी सोल्व करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूं, इसका एरिया बनाना चाहूं तो मैं एरिया के लिए एक नया ट्रिक, देखिए ट्रिक नहीं है, वाकई में ये परीक्षा में पूछता है कई बार। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर 4 ऑप्शन देगा आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावनाएं है, सीटी और इनके सिलेबस में ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि ये मैं क्यों करूं, ये इसलिए करूं क्योंकि सीधा सवाल आपको न्यूमेरिकल ना देकर ये वेरिएबल्स देगा, और अगर वेरिएबल्स दे दिए तो फिर आपसे आंसर नहीं हो पाएंगे, आप चाहे कितनी मेंसुरेशन पढ़ के जाएं। इसलिए मैं आपको जो बोलूं वो समझने की कोशिश करना। मान लो ये मैंने यहां पर एक इस पर लंब डाल दिया यहां पे, ठीक है। अब जो बात समबाहु त्रिभुज में थी वही बात यहां पर भी लागू होती है, कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाओं के बीच वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा को समान दो भागों में डिवाइड करता है ये पॉइंट, और मान लेते हैं ये डी पॉइंट है। अगर ये सामने वाली भुजा को समान दो भागों में, यानी ये इसकी अगर माध्यिका हुई, तो अगर ये बी है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर ये वाली जो है BD जो है ये B/2 होगी, और इधर भी DC भी कितनी होगी, B/2 होगी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये B/2 है यहां से यहां तक ये वाली, ठीक है, और ये वाली A है, तो अब आप यहां से यहां तक AD पता कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। मैं यहां कर देता हूं यहां पर कि AD बराबर क्या होगा, तो आप करेंगे √ पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर यानी A का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर B/2 का स्क्वायर, B/2 का स्क्वायर, ऐसे। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, AD बराबर, ये देखेंगे आप A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बटा 4 और √ अब इसको अगर आप सोल्व करें तो इसको करेंगे 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसके ऊपर तो √ रख लो, और नीचे 4 को नीचे लिख दो 2 √ से निकालकर, और ये आपका AD का मतलब क्या था, ऊंचाई, हाइट, और हाइट आपकी क्या बन के आई 4A स्क्वायर, और आपके पास B स्क्वायर √ में, और बाहर कितना आया 2। अब अगर इसका एरिया करना है तो 1/2 इंटू बेस कितना है आपका, बेस है यहां से यहां तक, टोटल बेस कितना है आपका B लिया है, और इंटू ये कितना है आपकी हाइट, यहां पता चल गई है, हाइट कितनी आ गई 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर √ में, और नीचे कितना है 2 है। अब बताओ 2 को 2 से गुणा करें तो 1/4, और B को ऊपर गुणा कर दे तो B/4 गुणा, ऐसे लिख सकता हूं 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
आप ये ध्यान रहे कि ये वाला ऑप्शन में मिलेगा उसी को आपको राइट आंसर करना है। हो सकता है यहाँ 4 के नीचे 2 दे दे, हो सकता है यहाँ बी स्क्वायर करके ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शंस बनाएगा। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे सवाल पूछेगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये सवाल पूछेगा और यही कारण था मेरा ये बेसिक्स लेने का। अभी 5-7 मिनट का हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप ये वाली बातें समझना। तो अब आपने यहां पर आज देखिए इनका बेस्ट एलेबोरेशन समझा आपने, हर एक चीज को थ्योरी से समझाया गया है कि ऐसा है तो क्यों है। इनके पीछे मैंने आपको थोपा नहीं कि ये रटना है, रटना नहीं। अगर एग्जाम में ये आपको पूछा सम द्विबाहु, आप खुद बना सकते हैं कि आपको शुरुआत में जो फॉर्मूला दिया गया था 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, मैंने इसी को यूज किया है तीनों फॉर्मूले पता करने के लिए, ठीक है। और तीनों फॉर्मूले पता करने के लिए अगर मैंने इसी को यूज करके अलग अलग जो यहां पर ये टर्म्स बन के आ रही हैं, ये आपसे पूछे तो आप कभी भी बना सकते हैं। बस एक बार इसको वर्क करना है इसके ऊपर, और अगर इस तरीके से वर्क करोगे तो पक्का आप हर एक बात समझेंगे। और इसके अलावा जो बचा हुआ है हमारे पास एक और बात समझनी है, और उसमें अगर कुछ समझोगे आप तो वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बाकी एक्यूट एंगल्ड, ठीक है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात और समझो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल का मतलब होता है समकोण समद्विबाहु, सॉरी समकोण त्रिभुज। कैसे होगा? समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर और वो जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। देखिए कोई भी एक ट्राइंगल है, मान लो मैंने ये ट्राइंगल लेना है, ठीक है। इसको समझना आप एक बार अच्छे से, और इससे आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का है, अगर मैंने कहा ये एबीसी एक ट्राइंगल है, तो कोई एक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 का हो, तो अब बताइए अगर टोटल 180 था, अगर ये 90 है तो फिर ये कितना होगा? अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बताइए? ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा? इन दोनों का टोटल होगा 90। 90 प्लस 90 कितना कर जाएगा? 180 डिग्री कर जाएगा। और अगर इस तरीके से अगर आपको ये पता चला कि इन दोनों का एंगल 90 और ये 90 टोटल 180 कर गया, मतलब आप ये समझना कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, कोई दो एंगल 90 डिग्री के हो नहीं सकते। क्योंकि अगर दो एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो फिर आप 90-90 के होने के बाद तीसरा एंगल तो हो ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए एक एंगल 90 डिग्री का है, उसको हम बोलते हैं हमेशा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें बस सिर्फ इतनी बात याद रखना, बाकी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मान लो ये ए है, ये सी है और ये बी है, तो ये देखो ये आपका आधार, ये आपका लंब, और ये 90 डिग्री के सामने कर्ण। तो यहां पर इतनी बात याद रखनी है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमेशा बी स्क्वायर के होता है। यानी ये वाला कर्ण का स्क्वायर जो है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के। बस इतना ही समझना था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कोई एक यहां पर एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, और एंगल ए और सी, एंगल ए हमेशा छोटा है किससे? 90 डिग्री से। और एंगल सी बी कितना है? छोटा है हमेशा किससे? 90 डिग्री से। तो ये दोनों के दोनों एंगल ए और सी 90 डिग्री से छोटे होंगे, और एक एंगल को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। तब ये समकोण त्रिभुज होता है। अच्छा, इसका भी वापस फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर तो क्या होगा? पेरीमीटर अगर मैं देखूं तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। और एरिया में देखूं तो एरिया होगा यहां पर ए और सी, इन दोनों का, कर्ण का नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ए और सी है ना, ए सी बटा 2, या मैं वही कह सकता हूं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये वाली बात, ए और सी इन दोनों का गुणा करके आधा कर लेंगे। ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी रहेगी। और इसके बाद लास्ट बात जो आपको समझानी है, इसके बाद क्लास एंड करेंगे हम। देखो, एक था एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल का मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर ये त्रिभुज है अपना ए बी और सी, तो इसमें एंगल ए और
एंगल ए भी छोटा है किससे, 90 से, एंगल बी भी छोटा है किससे, 90 से, और एंगल सी भी छोटा है किससे, 90 डिग्री से। यानी तीनों कोणों की जो मेजरमेंट है वो हमेशा 90 डिग्री से कम है। और एक इससे अगला जो ट्राइंगल आता है अपना, वो आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं भैया, अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है वो देखिए, कोई एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं हम ऐसे, नहीं इसमें तो नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब हमें दूसरा लेना पड़ेगा। हम बना लेते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये 90 डिग्री, मान लो ये 120 डिग्री का है। तो अगर ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो यहाँ बी जो है वो बड़ा है किससे, 90 से, और छोटा है किससे, 180 डिग्री से। तो आप ये वाला स्टेटमेंट याद रखोगे कि एंगल बी जो है छोटा है किससे, 180 से, और बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा हो, तब ये संभव हो पाता है कि ये क्या कहते हैं, इसको ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। तो आज की क्लास में मैं 2 मिनट में एक क्विक रिवीजन कर लेता हूं। जो लोग लेट ज्वाइन करें हमें, उनको ये समझ आ जाए। बाद में आप देख ही लेंगे, कमेंट कर देना अगर कुछ और भी है तो। कि हमने पहले ये समझा कि त्रिभुज कैसे बनता है, ठीक है, और त्रिभुज है क्या, 3 साइड की बंद आकृति त्रिभुज है। मतलब कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा, तथा कोई भी 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये पॉइंट था। इसके अलावा हमने ये समझा त्रिभुज की क्लासिफिकेशन क्या है, तो बेस्ड ऑन एंगल्स और बेस्ड ऑन साइड्स। एंगल्स के बेस यानी कोणों के आधार पर 3 होती है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ठीक है। और साइड्स के बेस पर यानी भुजाओं के आधार पर अगर हम त्रिभुज को बांटे, तो त्रिभुज का पहला रूप जो होगा, यानी पहले टाइप की जो त्रिभुज होगी वो होगी समबाहु त्रिभुज, और दूसरी होगी समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों में फर्क क्या है, समबाहु में तीनों भुजाएं समान होंगी और तीनों कोण भी 60-60 डिग्री के होंगे, और समद्विबाहु में कोई भी 2 भुजाएं समान होंगी और दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी दोनों बराबर होंगे, बट तीसरी भुजा समान नहीं होगी। तो समद्विबाहु यानी नाम से पता चल रहा है 2 भुजाएं समान है। तीसरी जो त्रिभुज होती है वो स्केलीन ट्राइंगल होती है, मतलब विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है। उसका अगर हम पता करें क्षेत्रफल, तो हम हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं। आप एक बार रिवाइज कर लेना उस चीज को। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल को हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया था उसका, यानी हमने उसके प्रूफ के साथ उसके फॉर्मूले को ड्राइव किया था। तो आज की क्लास में बस सिर्फ इतना ही था, क्लासिफिकेशन था, बट थोड़ा सा बेसिक्स पर मैंने काम किया। यानी अगर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है तो क्यों है, या √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर है तो वो ऐसा क्यों है, इन चीजों पे काम किया गया। और इन चीजों पे आप भी एक बार काम करना, क्योंकि बेसिक्स से जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो कि क्या आपको बातें समझ आई, या कुछ और थोड़ा सा अगर कुछ चेंजेस करना है। आज थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम भी थी, घर गए हुए थे, आज वापस स्टूडियो में आए हैं तो थोड़ा सेटिंग्स थोड़ा सा ऐसे ही बिगड़ रही थी, तो उनको कल मॉर्निंग में ठीक कर लेंगे। और कल की क्लास आ रही है एवरेज, औसत की, सुबह मॉर्निंग में 3-4 घंटे में उसको खत्म करेंगे। तो सब लोग लाइव आएंगे, शेयर कर देंगे, पहले से चैनल पर जाके आप देख लेंगे। सुबह ही करेंगे शुरू, टाइम लगा देंगे वो, तो देख लेना आप, ठीक है। आप प्रिशा, नाइस टीचिंग सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, करवा दिया ना ये, हाँ ये हो गया। कुछ मॉर्निंग में एवरेज की क्लास बता दी है मैंने बच्चों। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सर ने अभी बताई है। एडवांस मैथ का एक चीज समझना, आप डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं तो एक बार में समझ नहीं आएगा। और मैंने ये जो क्लास में चाहता तो ये 5 ही मिनट का खेल था जो समझाना था आपको, फॉर्मूले रटा सकता था, बट आप यकीन मानिए रटने वाली चीज चलेगी नहीं। अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, और ये आप इसको आप कुछ मत करिए, आपको कुछ नहीं सोचना है और ना ही आपको कोई बुक खरीदनी है। मैं बताऊंगा आपको
कभी ना कभी एक क्लास करके आपको मैं समझाऊंगा, पूरी एक प्लानिंग लेके आऊंगा आपके सामने कि कैसे पढ़ना है। आपको एक भी बुक नहीं खरीदनी, कोई मार्केट का कचरा नहीं खरीदना है, सारा कंटेंट आपको यहां से मिलेगा। हम लोग देंगे आपको पूरा कंटेंट, और जितना भी कंटेंट होगा उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पूरा एकदम प्लानिंग करके रेडी किया हुआ है सिलेबस। पिछले 1.5 महीने से यही काम चल रहा था, और अब आप देखेंगे अगर हमने यहां पर हर एक चीज का प्रूफ लिखा है तो इसका मतलब यह है कि पुराने में पेपर दिखाऊंगा आपको जहां पे बीच में से सवाल आए, मैथ्स में से थ्योरी के प्रश्न आए, और बस यही कारण था कि हमने इनके डिस्कस करे हैं। सर आप पर क्लास कब ऐप पर क्लास कब स्टार्ट होगी? ऐप पर भी जल्दी होगी। और ये देखो, अरे अगर आप लोग सो जाएंगे तो ख्वाबों का क्या होगा, जो दुनिया को देने हैं उन जवाबों का क्या होगा? बहुत बढ़िया, शौकत अली ने अच्छा लिखा है सर। हाँ भाई, नींद कैसे आ सकती है यार आपको, है? कलाम साहब कहते थे कि ख्वाब सोने ही नहीं देते हमें। आप लोग सो रहे हो। सर ऐप पर कब पढ़ाओगे? ऐप पर भी पढ़ाएंगे भाई, है ना। 1-2 दिन आप देख लो, एक बार सब लोगों को आप भी शेयर कर दिया करो। ये बहुत, आप देख रहे हो रात के लगभग 11 बज रहे हैं, लगभग क्या 11 से ऊपर हो गया है, और अभी तो काम चलेगा भाई। 2 बजे सोना होगा हमारा, और कल कम से कम 6 घंटे गणित का क्लास होगा। कल कल के लिए रेडी हो जाओ, सो सा के एनर्जी भर लेना, आप खा पी के रेडी हो जाओ। रात को इसी एडवांस मैथ को आगे बढ़ाएंगे, और दिन में अर्थमेटिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी 2 दिन बिल्कुल आप ये समझ लेना, आपको इतना सारा काम मिलेगा। अच्छा, ये माइक की वजह से हो रहा था क्या वॉइस? चलो कोई बात नहीं भाई, सुबह मिलते हैं, है ना। सब लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा, होली, दिवाली, होली, भाई दूज भी आज ही होली है आपका। और मिलते हैं कल। नहा धो के तैयार रहना आप लोग सब। चलो टाटा बाय बाय कल के लिए।